Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will study the first chapter of the book Flamingo, the last lesson. ये आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट चैप्टर और द लास्ट लेसन कैसे है, तो ये आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्या रीज़न है कि इसका नाम द लास्ट लेसन है। और इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडे। अल्फोंस डॉडे जो हैं वो फ्रेंच राइटर हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं उसके ऊपर, तो उनमें से एक ये भी है द लास्ट लेसन। एक्चुअली मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ इस चैप्टर के बारे में कि जब ये द लास्ट लेसन ये चैप्टर जब लिखा गया था उस समय फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हो रहा था। वो करीब 1870 टू 71 ये टाइम था जब वॉर हुआ था फ्रांस और प्रशिया जब आजकल उसे जर्मनी के नाम से जानते हैं, जो उस टाइम प्रशिया जाना जाता था, आज वो जर्मनी है। तो ये इन दोनों कंट्री के बीच में वॉर हो रहा था जिसमें कि फ्रांस जो है वो डिफीट हो जाता है, जर्मनी जीत जाती है। तो एक ऑर्डर आता है बर्लिन से कि अब वहाँ पे जो जर्मनी, क्योंकि अब वो बन गया है, फ्रांस को जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो अब वहाँ फ्रेंच की जगह अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये उसी के बारे में ये टीचर और स्टूडेंट की कहानी है और उस वॉर का भी उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसमें दो नेम है, एक तो स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रांस, स्टूडेंट का नेम है, और इसमें टीचर होते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो उनका नाम है मिस्टर हैमेल। मिस्टर हैमेल जो है वो 40 इयर्स से इस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो उनका आज लास्ट डे था और ये कैसे ये कहानी स्टार्ट होती है ये फ्रांस जो स्टूडेंट है वो बताता है। तो हम देखते हैं चैप्टर को। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्कूल टीचर who taught French in a district, France. The district had been captured by the Prussian Germany army. All teaching of the French language was disallowed in the schools of this district, means France में. French teachers were asked to leave their schools. This story describes the last lesson of one such teacher. The story is narrated by a little student named Franz in the teacher's class. तो ये स्टोरी है स्कूल टीचर की जो कि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, और वहाँ पे क्योंकि जर्मन ने जो है वो कैप्चर कर लिया था फ्रांस को, तो वहाँ पे क्या है, अब जो ऑल टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज जो वहाँ पे पढ़ाया जाता था फ्रेंच लैंग्वेज को, उसको क्या डिसअलाउड कर दिया गया कि अब से वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा और आज के बाद जो है वो जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। तो इसलिए ये जो स्कूल टीचर हैं उनका लास्ट डे होता है और लास्ट लेसन उस दिन वो पढ़ाने वाले हैं इस स्कूल में, क्योंकि वो उनका लास्ट डे होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, क्योंकि वो लास्ट लेसन जो उनका आखिरी दिन उनको पढ़ाना है, क्योंकि आज के बाद से जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको डिसअलाउ कर दिया गया है कि अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, आगे नहीं पढ़ाई होगी उसकी। तो द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ लिटिल स्टूडेंट नेम्ड फ्रांस इन द टीचर्स क्लास। तो ये जो कहानी सुनाई जा रही है, ये कहानी बता रहा है एक स्टूडेंट जिसका कि नाम है फ्रांस, FRANZ, फ्रांस। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ लाइंस ये जो लिखे हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको बहुत इजी होगा क्वेश्चन आंसर्स करने में, और एक समरी भी, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपके माइंड में, और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी होंगी अगर आप ये कुछ पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं तो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। लिटिल फ्रांस
was late for school that morning. He was afraid that the teacher would scold him. He was also afraid because the teacher was to ask questions on participles and he didn't know a word about them. तो उस दिन क्या होता है, लिटिल फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए दैट मॉर्निंग ही वॉज लेट, है ना, वो लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए और वो दौड़ता भागता स्कूल पहुंच रहा होता है और बहुत ही डरा हुआ था वो अपने टीचर से कि आज मैं जब स्कूल पहुंचूंगा तो ये श्योर है कि मुझे डांट पड़ेगी, टीचर विल स्कोल्ड मी। उन्हें बहुत डर था फ्रांस को। क्योंकि वो क्यों डरा हुआ था? क्योंकि टीचर ने आज उनसे क्या पूछना था, क्वेश्चंस पार्टिसिपल्स के ऊपर पूछना था एंड ही डिडंट नो अ वर्ड अबाउट देम। एंड जो लिटिल फ्रांस है उसने क्या किया है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है इस टॉपिक के ऊपर जो कि पार्टिसिपल्स है। जैसे हमारे इंग्लिश में भी पार्टिसिपल्स इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, वैसे फ्रेंच लैंग्वेज में भी पार्टिसिपल्स फ्रेंच ग्रामर का एक पार्ट है। तो जो कि टीचर्स को टीचर ने पढ़ाया था और आज उनका वो लास्ट डे होगा, लास्ट लेसन लेंगे वो, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने थे और फ्रांस ने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है, उसे पढ़ाई नहीं करी है उस टॉपिक के ऊपर, इसलिए लिटिल फ्रांस जो है वो बहुत डरा हुआ है कि आज मुझे डांट पड़ेगी। लिटिल फ्रांस thought of running away and spending the day out of doors. He saw the Prussian soldiers drilling in the open field. Watching them seemed to him to be far more tempting than the rules for participles. However, he hurried off to school. लिटिल फ्रांस जो है वो उसके मन में ऐसा आइडिया आता है, वो सोचता है एक बारी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। लिटिल फ्रांस ये सोचता है कि स्कूल आज ना जाऊँ और मैं स्कूल से भाग जाता हूँ और जो पूरा दिन जो है मैं बाहर स्पेंड करूँगा। वो क्या देखता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग करते हैं ओपन फील्ड में, उनको ड्रिल करते हुए वो देखता है तो उसका मन क्या होता है कि आज यहाँ से भाग जाया जाए, क्योंकि वो टॉपिक तो तैयार नहीं है। तो वो सोचता है कि वो जो सोल्जर्स की ड्रिलिंग थी वो उसे बहुत टेम्पटिंग मीन्स कि बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी फ्रांस को, कि वो जाके उसे लग रहा था कि मैं इसे ही देखता रहूं और बाहर रहूं। बाहर का मौसम भी बड़ा अच्छा सा था क्योंकि काफ़ी धूप वगैरह थी। अब इंडिया में तो बहुत गर्मी रहती है तो किसी का धूप में जाने का मन नहीं करता है, लगता अंदर कूलर एसी में बैठे रहो। लेकिन फ्रांस में क्या है, वहाँ ठंडी पड़ती है। तो जब सोल्जर्स जो है वो वहाँ फील्ड में जब धूप में ड्रिल कर रहे थे तो उसे लगता है मैं भी धूप में बाहर जाके, बड़ा अच्छा मौसम है और मैं वही देखता हूँ, और बजाय इसके कि मैं स्कूल जाऊँ और डांट खाऊँ क्योंकि मैंने टॉपिक तो तैयार करी नहीं है, ऐसा फ्रांस जो है वो सोचता है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी उसके मन में फिर क्या आता है, तो वो फिर दौड़ा हुआ जो है वो स्कूल के लिए जल्दी भाग के जाता है कि नहीं स्कूल पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। फिर से उसके मन में विचार आता है कि नहीं स्कूल जाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑन हिज वे लिटिल फ्रांस पास्ड बाय द टाउन हॉल, ही सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जब लिटिल फ्रांस जो है वो भाग के जाता है जल्दी में स्कूल, तो वो रास्ते में देखता है कि टाउन हॉल के पास बहुत भीड़ लगी है। टाउन हॉल जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है जो कि वहाँ रेगुलेट करते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस। तो जो वहाँ पे वो फ्रांस देखता है कि आज टाउन हॉल के पास बहुत भीड़ लगी है, बहुत लोग खड़े हैं। भागते में वो देखता है और कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने में भीड़ लगी है। अक्सर उसी बुलेटिन बोर्ड से क्या होता है कि सारे न्यूज़ मिलते हैं जो वॉर होते हैं, आज वॉर में क्या हुआ, किसने किसको हराया, आज वॉर में क्या प्रोग्रेस है, वो सारे रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे ही दिया जाता है। वो नोटिस बोर्ड जो है वहाँ पे सारे कुछ लिखे जाते हैं। तो आज फ्रांस ये सोचता है कि पता नहीं आज क्या न्यूज़ है बुलेटिन बोर्ड पे जो लोगों की इतनी भीड़ लगी है टाउन हॉल के पास में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When little Franz reached his school, it was all very quiet.
there were none of the usual noises. It was quiet as Sunday morning. All his classmates were already in their seats. The teacher, Mr. Hamill, was walking up and down. He had his terrible iron ruler under his arm. तो क्या होता है, जब लिटिल फ्रांस जो है वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ सब कुछ बहुत शांत है, क्वाइट है, चुपचाप हैं सब लोग. जबकि यूजुअली क्या होता है कि मिस्टर हैमिल के क्लास में बहुत शोर होते हैं, सब लोग ज़ोर ज़ोर से रिसाइट करते हैं, आवाज़ें होती हैं. तो जब फ्रांस लेट होता था तो चुपचाप से जाके बैठ जाता था वहाँ पे, ताकि टीचर को जो है वो पता ना चले. उस दिन बिल्कुल उल्टा, जब वो पहुँचा, एक तो लेट पहुँचा, फिर देखता है कि बिल्कुल सन्नाटा, ऐसा शांत जैसे कि संडे मॉर्निंग में होता था स्कूल में, बिल्कुल शांत, क्योंकि वहाँ पे उस दिन कोई नहीं जाता था. तो उसे लग रहा था इतना शांत सब कुछ कैसे है. और फिर उसने ये भी देखा कि जो सारे बच्चे थे वो सभी अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए थे. तो ये सब देख के फ्रांस जो है वो और भी डर गया कि ये सब कुछ ऐसा उल्टा क्यों दिख रहा है, हर दिन से अलग क्यों दिख रहा है. और जो मिस्टर हैमिल थे, जो टीचर थे, वो बार बार आगे पीछे वॉक कर रहे थे, अप एंड डाउन. और उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, एज यूजुअल अपने आयरन रॉड को जो है वो अपने आर्म्स में ऐसे लेके रखा हुआ था और वॉक कर रहे थे, जो कि ऐसे स्टिक्स जनरली सबके हाथ में होता है. बट मिस्टर हैमिल क्या है, आयरन रॉड, जो लोहे का रॉड एक लेके रखते थे, जिनसे बच्चे बहुत डरते थे. फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. लिटिल फ्रांस ओपन द डोर and went in. He was very frightened, but to his surprise, Mr. Hamill said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz." फिर जब लिटिल फ्रांस जब स्कूल पहुंचने के बाद में डोर ओपन करता है, दरवाज़ा खोलता है, उसके बाद देखता है कि सब लोग चुपचाप बैठे हुए अपनी अपनी सीट पे, और वो अंदर जाता है और काफ़ी डरा हुआ सा महसूस कर रहा था. उसे बहुत डर था कि वो लेट अब जा रहा है तो वो मिस्टर हैमिल से, अपने टीचर से डांट सुनेगा. और वो जब वहाँ जाता है तो वो बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है. उसे बहुत अचंभा होता है कि मिस्टर हैमिल जो है, उनके टीचर रोज़ की तरह डांटते हुए नहीं, बल्कि बहुत प्यार से, काइंडली, एक काइंड टोन में जो है, बहुत पोलाइटली उसे ये कहते हैं कि फ्रांस, तुम जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ. तो फ्रांस को और भी आश्चर्य होता है कि डांट सुनने के बजाय उसे इतने प्यार से सुनने को मिलता है कि जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ. नेक्स्ट है, फ्रांस सॉ दैट द टीचर वॉज इन वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेस, द वन ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज. And at the back of the class, the village people were sitting quietly. Everybody looked sad. Franz wondered what it was all about. तो जब फ्रांस है वहाँ जाता है और अपने टीचर को देखता है कि वो बहुत ही अच्छे ड्रेसअप किए हुए, आज बहुत अपने वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेस, जो उनके बहुत सारे ड्रेसेस हैं उनमें से एक बेस्ट अच्छा ड्रेस वो आज पहने हुए थे, जो कि जनरली वो तब पहनते थे जबकि वहाँ पे स्कूल में कुछ इंस्पेक्शन होने वाला होता था या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डेज़ होते थे. उस दिन स्पेशल डेज़ में वो अपने ड्रेस को पहनते हैं. तो फिर इसे लिटिल फ्रांस को देख के ये लग रहा था कि आज ऐसा क्या है जो टीचर ने ऐसे स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं. और फिर वो अपने क्लास में जो पीछे बेंचेस हैं वहाँ पे ये देखता है कि वहाँ और भी जो है वो विलेजर्स बैठे हुए हैं, विलेज पीपल बैठे हुए, जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए. वो क्यों बैठे हुए थे वहाँ, क्योंकि वो भी उस दिन फ्रांस में फ्रेंच का लास्ट लेसन था, तो वो भी ऑनर देने के लिए उस दिन बैठे हुए थे टीचर को. और वो भी आज तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे फ्रेंच लैंग्वेज को. तो आज लास्ट डे था, तो एक बार वो अपने लैंग्वेज को थोड़ा सीखने के लिए और टीचर को ऑनर देने के लिए बैठे हुए थे. बट फ्रांस को ये लग रहा था कि आज ये लोग क्यों आके हमारे क्लास में बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पे. तो उसको, इन लोगों को देख के काफ़ी आश्चर्य होता है और देखते पूरी क्लास बिल्कुल शांत है. जो वहाँ पे स्टूडेंट्स और भी बैठे हुए थे और गांव के लोग भी आके बैठे हुए थे, फिर भी इतने क्राउडेड क्लास है, फिर भी इतने शांत कैसे है.
तो ये सब देख के फ्रांस को ये लग रहा था कि ये सब क्या है, आज सब कुछ अलग सा क्यों लग रहा है, क्योंकि फ्रांस को ये पता नहीं था कि आज लास्ट डे है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्टर हैमिल बिगैन इन अ वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब क्या होता है कि मिस्टर हैमिल जो है वो स्टार्ट करते हैं बड़े ही दुखी आवाज़ में। उस दिन उन्हें भी बड़ा दुख हो रहा था कि आज उनका लास्ट क्लास है, तो बड़े वैसे टोन में वो बोल रहे थे, काफ़ी जेंटल टोन में, बड़े दुखी आवाज़ में बोल रहे थे कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, आज ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच के ऊपर जो कि मैं लेने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ऑर्डर जो है वो बर्लिन से ये आया है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाना है, स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, जो कि एल्सास एंड लॉरेन के स्कूल्स हैं, वहाँ सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी और आज से फ्रेंच का पढ़ाना बंद किया जा रहा है। तो इसलिए आज मेरा ये फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर लास्ट क्लास होगा। दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ माई क्लास। तो आज उनका लास्ट लेसन होने वाला, उन्होंने बताया कि ये मेरा लास्ट लेसन होगा और कल से आपके न्यू मास्टर, न्यू टीचर आएंगे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। तो आज क्योंकि ये मेरा लास्ट क्लास है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब बहुत अटेंटिव रहे, आप सब बहुत ही ध्यान से सुने और मेरा ये लास्ट क्लास है जिसको बहुत ध्यान से आप पढ़ें आज। Now for the first time, little Franz began to feel sorry for not being serious in his lessons. He was also sad that he would never see Mr. Hamel again. He forgot all about his ruler and cranky nature. अब क्या होता है कि पहली बार ऐसा होता है कि जो लिटिल फ्रांस है उसे बहुत दुख होता है, वो सॉरी फील करता है क्योंकि कभी भी उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए सीरियसली नहीं लिया और कभी भी मिस्टर हैमिल के क्लास को उसने सीरियसली लर्न नहीं किया, कभी भी अटेंटिव नहीं रहा क्लास में। जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि आज नहीं, हम कल सीख लेंगे, कल कर लेंगे, ये काम आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, आज का काम कल पे छोड़ने की। तो वैसे लिटिल फ्रांस का भी नेचर था, उसने आज के काम को कल पे टालता रहा कि मैं कल सीख लूँगा, कल कर लूँगा। और उसे क्या पता था कि एक दिन ऐसा होगा कि वो लास्ट डे आ जाएगा और वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसने कभी भी मिस्टर हैमिल को सीरियसली नहीं लिया, फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया। और वो दुखी इसलिए भी था कि अब वो मिस्टर हैमिल को कभी नहीं मिल पाएगा, आज लास्ट डे है। उसे सडनली पता चलता है कि आज मिस्टर हैमिल का लास्ट लेसन है जो कि वो पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद फिर वो उनसे मिल नहीं पाएगा। और इस टाइम ये सब कुछ सोचते हुए जब वो दुखी था तो वो ये भी भूल गया था कि उसे मिस्टर हैमिल से कितना डर लगता था और वो उनके क्लास बिल्कुल अटेंड नहीं करना चाहता था। फिर भी वो दुखी था कि वो मिस्टर हैमिल को दोबारा नहीं मिल पाएगा। और ये सब भूलते हुए कि उसके कितने रूलर और क्रैंकी नेचर के थे, काफ़ी डरावने लगते थे उसे, मिस्टर हैमिल जो है फ्रांस को बहुत डरावने लगते थे। पर ये सब साइड करके वो बहुत दुखी था कि आज के बाद वो मिस्टर हैमिल से कभी नहीं मिल पाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, आप इनका बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये पॉइंट्स नोट करने में इजी हो और एग्ज़ाम के टाइम आप रिवाइज़ कर सकें। बहुत इजी होगा आपको रिवाइज़ करने में। तो आप ऐसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन पॉइंट्स का। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Now Franz understood why Mr. Hamel was in his best clothes. He also understood why the old men of the village were sitting there. They had come to show their respect
for Mr. Hamel's 40 years of faithful service. तो अब फ्रांस को क्या है, ये सब कुछ समझ में आ गया था कि क्यों मिस्टर हैमेल जो है वो अपने सबसे बेस्ट क्लोथ्स में आए हुए हैं, कि उन्होंने सबसे बेस्ट आउटफिट्स पहन रखा है। ये सब फ्रांस को अब समझ में आ गया कि क्यों वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल के पास इतनी भीड़ लगी थी। शायद यही बैड न्यूज़ देने के लिए वहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी। फ्रांस को ये चीज़ भी समझ में आ गया, और ये भी उसे समझ में आ गया कि क्यों वहाँ पे जो ओल्ड मैन थे गांव के, वो सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, ताकि वो उन्हें जो है इसलिए आए थे वो लोग, क्योंकि वो अपने रिस्पेक्ट शो कर सके मिस्टर हैमिल्स के 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए। क्योंकि मिस्टर हैमिल कुछ टाइम से नहीं बल्कि 40 सालों से उस स्कूल में अपनी सर्विस दे रहे थे, और इतने लॉन्ग टाइम फेथफुल सर्विस के लिए जो विलेजर्स थे वो वहाँ पे आए थे ताकि वो अपने रिस्पेक्ट शो कर सके। तो ये जो है लिटिल फ्रांस को काफ़ी कुछ उस दिन समझ में आ गया था कि ये सब कुछ अलग क्यों हो रहा था, अब तक क्यों अलग लग रहा था उसे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मिस्टर हैमिल आस्क्ड फ्रांस टू रिसाइट द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। फ्रांस गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, but Mr. Hamill didn't scold him. He only said, "You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, little France. We have all the great deal to reproach ourselves with." Then he spoke in detail about the French language and said that it was the best language in the world. तो मिस्टर हैमिल ने क्या किया, जिसका डर था फ्रांस को कि उससे पूछा जाएगा, और उसने तो कुछ उसके ऊपर वर्क किया नहीं है जो पार्टिसिपल्स के ऊपर मिला था, और वही हुआ फ्रांस के साथ। मिस्टर हैमिल ने क्या किया, क्वेश्चंस पूछे फ्रांस से कि जो भी वर्क करने को मिला था तो वो जो है रिसाइट करे, उसे ज़ोर से बोल बोल के पूरी क्लास को बताए। तो फ्रांस जो है जैसे स्टार्ट किया उसने वो मिक्सड अप हो गया, और फर्स्ट वर्ड में ही वो अटक गया, बता नहीं पाया। बट उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मिस्टर हैमिल जो है ही डिडंट स्कोल्ड हिम। मिस्टर हैमिल ने फ्रांस को डांटा नहीं, बल्कि उसे क्या कहा, उसे सिर्फ ये कहा कि फ्रांस, तुम जो ये प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, और तब जब तुम्हें ना अपने लैंग्वेज में लिखना आता है ना बोलना आता है, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो? क्योंकि ये एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिस भी कंट्री का वो हो, उसे अपने नेटिव लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज उसे आनी चाहिए ज़रूर, नहीं तो कैसे पता चलेगा। वो फ्रांस को यही बोलते हैं कि कल को जब जर्मन तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो वो लोग कैसे जानेंगे कि तुम फ्रेंचमैन हो, तुम्हें तो फ्रेंच लैंग्वेज अपने लिखना भी नहीं आता और बोलना भी नहीं आता, तो कम से कम अपने लैंग्वेज को ज़रूर सीखना चाहिए, लिखना और बोलना। ऐसा मिस्टर हैमिल फ्रांस को कहते हैं। बट वो ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम सिर्फ हमारे पास यही चीज़ नहीं है जिसको कि हम अपने आप को लेके कोसते रहें, बल्कि आगे हमें सीखना चाहिए उस चीज़ को, अपने लैंग्वेज को ज़रूर सीखना चाहिए। और लास्ट में वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे अच्छा लैंग्वेज है। वैसे भी डियर स्टूडेंट्स, आप सभी देखते हैं कि हम जहाँ के भी रहने वाले होते हैं, वहाँ का जो लैंग्वेज होता है वो हमें सबसे प्यारा लगता है, अच्छा लगता है जो हमारी लैंग्वेज होती है। तो वैसे ही वो फ्रेंच मैन थे, तो वहाँ का फ्रांस का जो लैंग्वेज था, फ्रेंच लैंग्वेज, उन्हें वो दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा लैंग्वेज लगता था, जो कि उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्टर हैमिल ओपनड अ ग्रामर एंड गेव हिज लास्ट लेसन टू हिज क्लास। लिटिल फ्रांस was amazed to see that he understood every word of it. Mr. Hamill explained everything with great patience. After the grammar, he gave a practice in writing.
While the students were busy with their writing, Mr. Hamel gazed at everything in the little classroom. It was as if he wanted to fix everything in his mind. It must have broken his heart to think that he was to leave it all. तो मिस्टर हैमिल क्या करते हैं, यहाँ जो उस दिन ग्रामर का लास्ट लेसन अपने क्लास को देते हैं, डिलीवर करते हैं। जो उनका लेसन था उस दिन वो लास्ट लेसन था और वो पढ़ाते हैं क्लास में। और उसके बाद जो है लिटिल फ्रांस को बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि उस दिन उसे सब कुछ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको समझ में आ रहा था, एक एक वर्ड समझ में आ रहा था। और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तो उसे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया, इतने दिनों से क्यों समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपने क्लासरूम के बाहर रहता था, वो क्लास में रहना पसंद नहीं करता, तो उसे नेचर अट्रैक्ट करता था। हमेशा वहाँ पे एक जो सार रिवर था वो उस दिन सोचने लगा कि कैसे मैं वहाँ पे नहाने चला जाया करता था और वहाँ जो बर्ड्स है उनके अंडों को उठा के मैं खेलता था और मैं अपने लैंग्वेज को सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इतनी दिनों से उसने क्यों ऐसा किया, क्यों वो क्लासरूम के बाहर भाग जाता था, जाके सन बाथ लेता था, नदी में नहाता था, वहाँ नेचर के साथ वो खेलने में बिज़ी रहता था। और उसे उस दिन बहुत दुख हुआ कि उसने जो है ये क्यों ऐसा किया। और क्योंकि आज जब वो क्लास में बहुत ही ध्यान से देख रहा था, सब चीज़ बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो फ्रांस को ये चीज़ समझ में आया कि आज उसे सब कुछ कैसे समझ में आ रहा था, क्योंकि इतना अटेंटिव वो पहले कभी क्लास में रहा ही नहीं। वो हमेशा ये सोचता था कि मैं कल क्लास अच्छे से कर लूँगा, कल आने वाले कल मैं अच्छे से कर लूँगा। और उसे ये नहीं पता था कि आने वाला कल एक दिन लास्ट लेसन हो जाएगा वो टीचर के साथ में। तो मिस्टर हैमिल जो है वो उनको एक्सप्लेन करने के बाद में काफ़ी पेशेंस के साथ उन्होंने उस दिन क्लास को लिया और बहुत अच्छे से उन्होंने लास्ट क्लास को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। और उसके बाद जो है वो उन्होंने ग्रामर के कुछ प्रैक्टिस के लिए लिखने को, राइटिंग पोर्शन कुछ बच्चों को दिए लिखने के लिए, और बच्चे लिखने में बिज़ी हो गए। और जब बच्चे लिखने में बिज़ी थे, जब वो लिख रहे थे, जो प्रैक्टिस राइटिंग उन्हें मिली थी ग्रामर के लिए, जब वो लिख रहे थे तो जो मिस्टर हैमिल है वो क्लासरूम में सभी चीज़ों को, एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी चीज़ों को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, वो हमेशा के लिए उन सबको अपने मन में सबको रख लेंगे हमेशा के लिए। ऐसा लग रहा था कि एक एक चीज़ को वो बहुत गौर से देख रहे थे और उनको इस चीज़ का ऐसा दुख हो रहा था, ऐसा देख के ये लग रहा था कि वो जो है उनका ज़रूर दिल उस दिन दुख रहा होगा, उनका दिल टूट रहा होगा कि उन्हें जो है अब ये सब कुछ छोड़ के जाना होगा। तो ये स्टूडेंट्स, एक टीचर के लिए ही नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा दुखी माहौल होता है जब टीचर कहीं से या तो ट्रांसफ़र होके जा रहा होता है या स्कूल छोड़ के जा रहा होता है। उन्हें उन बच्चों के साथ, वहाँ की एक एक चीज़ के साथ बहुत अटैचमेंट हो जाता है और बच्चों को भी अपने टीचर के साथ उतना ही अटैचमेंट हो जाता है और दोनों को एक दूसरे के लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि एक टीचर है तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र होके जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। उसे भी अपने बच्चों, स्टूडेंट्स के साथ उतना ही अटैचमेंट हो जाता है उन जगह से, तो बहुत दुख होता है टीचर को भी। वैसे ही मिस्टर हैमिल को भी बड़ा दुख हो रहा था कि उन्हें आज के बाद कभी इन बच्चों से वो मिलेंगे नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगा, आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल कोई नहीं पढ़ेगा। और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज कभी भी नहीं पढ़ाएंगे वो और बच्चों के साथ मिलेंगे नहीं, इस बात का बहुत ही दुख था। और वहाँ पे उस स्कूल के बाहर, उनका स्कूल में ही कैंपस में छोटा सा एक उनका गार्डन भी था, जो कि वो उसकी बहुत सेवा किया करते थे। उस गार्डन से उन्हें बहुत लगाव था और कभी कभी वो बच्चों को उनमें पानी डालने के लिए भी, फ्लावर को जो है वाटरिंग करने के लिए भी बोलते थे। तो वो फ्रांस को ये भी बोलते हैं कि फ्रांस, अगर तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आया तो इसके लिए सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। उस दिन मिस्टर हैमिल जो है वो काफ़ी काइंड मूड में थे और वो फ्रांस को ये भी बोलते हैं कि तुम अकेले ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसके लिए तुम्हारे मम्मी पापा, पेरेंट जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो भी पहले यही सोचते थे कि तुम बाहर जाओ, कुछ काम करो और अर्न करके पैसे लाओ, तो उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया और उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा गया। तो फिर टीचर भी जो है वो मिस्टर हैमिल ये कहते हैं
कि मैंने भी तुम्हें कभी कभी ऐसा बोल दिया कि वाटरिंग करो प्लांट्स में। तो इसके लिए उस दिन वो कहते हैं कि तुम अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो फ्रांस, इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि अपने लैंग्वेज को ज़रूर सीखना चाहिए, किसी भी पर्सन को अपने लैंग्वेज को लिखना बोलना ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. The sounds of the midday prayer were heard. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill were heard. Mr. Hamel stood up to say something, but didn't. He was choked with emotions. He took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could, "Long live France." तो क्या होता है कि एकदम से ये सब ग्रामर का जो पोर्शन पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते क्लासरूम में सभी तरफ देखते देखते वो इमोशनल भी हो रहे थे। और यही सब देखते देखते टाइम हो गया क्या कि 12 बज गया क्लॉक में। वो चर्च क्लॉक में जब 12 बज गया, क्योंकि वो साउंड आने लगा, तो उन्हें समझ में आ गया कि 12 बज गए। और जब मिड डे प्रेयर वहाँ से उसी टाइम मिड डे प्रेयर भी सुनाई देने लगा चर्च में। जब 12 बज जाते तो उनके मिड डे प्रेयर्स होते हैं, तो वो आवाज़ें आने लगी। फिर एट द सेम टाइम उसी समय क्या होता है कि ट्रम्पेट्स के भी साउंड आने लगे। इससे ये पता चला कि जो प्रशियंस हैं सोल्जर्स, वो अपने ड्रिल से रिटर्न होने लगे, वापस आने लगे थे। तो ये सभी आवाज़ें आने लगी। उनको समझ में आ गया कि अब मेरा जो है वो टाइम ख़त्म हो गया इस स्कूल में, मेरा इतने देर तक का ही टाइम था, आज मेरा लास्ट लेसन कंप्लीट हो गया इस स्कूल में। तो वो जो है ये सब देख के कि अब टाइम जो है अप हो चुका है, अब उनके जाने का समय हो गया है, तो वो जो है मिस्टर हैमिल खड़े हो जाते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, बट वो क्या होता है बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो चुके होते हैं मिस्टर हैमिल। क्योंकि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, अपने स्कूल को छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो वो टीचर जो है मिस्टर हैमिल काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के मारे, इमोशंस की वजह से, भावनाओं की वजह से जो है उनका गला चोक हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं काफ़ी। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जब वो बोलेंगे तो काफ़ी वैसी आवाज़ें आएंगी जो कि थोड़ा रोना सा लगेगा और स्टूडेंट्स भी इमोशनल हो जाएंगे। तो वो कुछ बोलने के बजाय, क्योंकि उनके गले से आवाज़ ही निकल नहीं रही थी, तो बोलने के बजाय उन्होंने एक चौक पीस लिया, छोटा सा चौक का, और उन्होंने फिर ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा बड़ा उन्होंने क्या लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस मतलब लंबे समय तक तुम जीते रहो फ्रांस। ये उनका इमोशन था जो कि उन्होंने ये चीज़ को लिखा। और ये एक इमोशनल स्टोरी ही है टीचर और स्टूडेंट के बीच, और जो वहाँ के लैंग्वेज है उससे जुड़े हुए जो इमोशन होते हैं, कहीं के भी लैंग्वेज से, कंट्री से जुड़े हुए इमोशन जो होते हैं, उसके बारे में मिस्टर अल्फोंस डॉडे ने बड़ा ही अच्छा एक स्टोरी लिखा है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ आप बताएं कैसा लगा, और आपको किस टाइप का कैसा एक्सप्लेनेशंस चाहिए या कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।